उसके सामने रोनित खड़ा था, जो काफी ज्यादा परेशान था। ऐसे देख अंश जल्दी से उसका पास गया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? उसकी बात सुनकर रोनित ने उसे देखा और बोला, बहुत जरूरी बात है, जल्दी से मेरे साथ आओ। उसकी बात सुनकर अंश उसके पीछे चला गया। इस वक्त दोनों भी गार्डन में खड़े थे। रोनित ने अंश को देखा और जल्दी से बोला, आहान यूरोप चला गया है, वह भी सुबह ही, किसी को बिना बताए। रोनित की बात सुनकर अंश एकदम हैरान रह गया। उसने उसे देखते हुए परेशान आवाज में कहा, लेकिन वह तुम्हें बिना बताए कैसे जा सकता है? वो गया तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला? रोनित उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, यार वह प्राइवेट जेट से नहीं गया है, वह लोकल जेट से टिकट निकाल कर गया है। उसका टिकट जिसने निकाला था, उस गार्ड ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आहान यूरोप चला गया है। अंश ने अंदर जाते हुए कहा, तुम रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, हम दोनों भी यूरोप चलेंगे। उसकी बात सुनकर रोनित बोला, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हारी कल ही शादी हुई है और तुम ऐसे कैसे मेरे साथ आ सकते हो? ईशा को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहीं पर रुक जाओ। अंश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और भागते हुए घर के अंदर चला गया। बाहर हॉल में आरती जी और अमित जी बैठे हुए थे। उसे ऐसे देख दोनों भी एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने जल्दी से उसके पीछे आ रहे रोनित से पूछा, क्या हुआ, इतना भागते हुए क्यों चला गया है? रोनित ने गहरी सांस ली और कहा, आहान यूरोप चला गया है, कुछ काम के कारण, और हमें उसके साथ जाना था। लेकिन अंश कह रहा है, मैं भी साथ में चलूंगा तो बस। लेकिन उसकी तो अभी शादी हुई है ना, ये लड़का पागल हो गया है क्या? ऐसे वक्त में बहू को छोड़कर जाएगा? अमित जी काफी नाराज थे अंश के फैसले से। आरती जी ने उन्हें देखा और कहा, आप शांत रहिए, कुछ बात होगी, वरना वह ऐसे वक्त पर बहू को छोड़कर कैसे जा सकता है? अमित जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वहीं सोफे पर बैठे रहे। नियति भी उनकी बात सुनकर वही हॉल में बैठी रही। अंश कमरे में आया तो देखा ईशा बस अपनी आंखें अभी अभी खोलकर बैठी हुई थी, जिसे देख अंश उसे देखते हुए बोला, उठ गई तुम? ईशा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, उठ गई मैं। अंश उससे बातें करते करते ही बाथरूम में चला गया और कुछ ही देर में वो रेडी होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाला। उसे रेडी देख ईशा ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हैं? अंश उसके पास जाकर बैठ गया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, बहुत अमर बड़ी इमरजेंसी आई है और मैं तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा इशू, इसलिए जा रहा हूँ 2 दिन के लिए यूरोप। जल्दी लौट कर वापस आऊँगा, तब तक तुम चाहो तो निधि के पास चली जाओ। वैसे भी अभी एग्जाम आ रही है ना, तो तुम उसके पास रहकर पढ़ाई कर लेना। ईशा उसकी बात सुनकर मायूस हो गई। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, लेकिन आप ऐसे अचानक? अंश ने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया और कहा, अगर जरूरी नहीं होता तो तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता। अंश के चेहरे में परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देख ईशा ने उसे और रोकना ठीक नहीं समझा और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, ठीक है, आप जल्दी वापस लौट कर आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ईशा के छूने से अंश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने माथे को अपने हाथों से छुआ और शरारत से कहा, अब तो इसके लिए जल्दी आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ईशा शर्मा गई और जल्दी से अपने मुंह को अपने हाथों से ढकते हुए बोली, जाइए अब आप। अंश ने उसे प्यार से देखा और अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया और उसे डीपली किस करने लगा। अंश की हरकत से ईशा की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद अंश ने उसे छोड़ दिया और कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। उसे जाता देख ईशा जल्दी से बेड से उठ गई और उसने अंश का शर्ट पहन लिया। वह बालकनी में जाकर एक साइड खड़ी हो गई ताकि वह अंश को एक बार और देख ले। अंश तेज कदम लेकर नीचे हॉल में आ गया। अमित जी ने उसे देखा और थोड़े नाराजगी से कहा, रोनित जा रहा है ना, फिर तुम क्यों जा रहे हो? अंश ने अमित जी को देखा और कहा, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है पापा, ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर अमित जी थोड़े गुस्से में बोले, तो ईशा को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वह तो कल ही यहाँ पर आए हैं ना, ऐसे में तुम उसे अकेला छोड़कर जा रहे हो? उनकी बात सुनकर अंश बोला, ईशा के पास आप सब लोग हैं डैड, और उसकी दोस्त भी है, लेकिन आहान, उसके पास कोई नहीं है डैड, मुझे उसके पास जाना है। उसकी बात सुनकर अब अमित जी के पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उन्होंने अपना सर हिलाया
तभी रोनित ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे आप सबको एक बात बतानी थी, कहीं और से पता चले, इससे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। जजस देख रोनित आगे बोला, निधि भाभी को निवेदिता बुआ के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सिर्फ निधि भाभी को नहीं, परी भाभी और आदित्य भाई को भी सब कुछ सच पता चल गया है। रोनित की बात सुनकर मानो सबको एक सदमा सा लग गया। सब अपनी जगह पर से खड़े हो गए और उसे देखने लगे, जिसे देखकर रोनित ने अपना सर हिला दिया। यह न्यूज़ सबके लिए शॉकिंग थी। अंश के पापा कुलदीप जी के सबसे अच्छे दोस्त थे, जिस कारण उन्हें सब कुछ पता था। रोनित ने उनका ज्यादा समय नहीं लिया और अंश को देखते हुए बोला, चलो जल्दी, हमें जल्दी जाना होगा। उसकी बात सुनकर अंश भी जल्दी से वहां से निकल गया। आरती जी ने अमित जी को देखा और कहा, हम जाकर उनसे मिलकर आते हैं। ईशा को भी साथ ले जाएंगे, वो उसके साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अमित जी ने अपना सर हिला दिया और नियति को देखते हुए बोले, तुम भी चलो हमारे साथ, घर पर अकेले क्या करोगी। उनकी बात सुनकर नियति ने अपना सर हिला दिया। मल्होत्रा मेंशन। यहाँ निधि आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि आहान उसे छोड़कर यूरोप चला गया है। वह बस अपने ख्वाबों की दुनिया में आराम से सो रही थी। तभी उसकी नींद खुली और उसने कसमसाते हुए अपने आसपास अपना हाथ घुमाया, ताकि वह आहान के बाहों में सुकून से अपनी आंखें खोले। लेकिन जब उसे अपने आसपास कोई महसूस नहीं हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और देखा तो वहां आहान नहीं था। ये देख निधि एकदम से घबरा गई और खुदे से बोली, ये सड़ू कहाँ गया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, पर आहान वहां पर नहीं था। ये देख निधि ने जल्दी से आहान का शर्ट पहन लिया और उठकर बाथरूम में चली गई। आहान वहां पर भी नहीं था। ये देख अब निधि रोने को हो गई थी। वह जल्दी से कमरे में आई और उसने अपना फ़ोन लिया। जैसे ही वो आहान को फ़ोन करने के लिए कॉलिंग पर प्रेस करने वाली थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जो आहान का था। स्वीटी पाई, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आ जाऊँगा। तुम्हारे एग्ज़ाम है, ईशा के साथ जाकर पढ़ाई करो और पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाना। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और बिना बताए कहीं पर भी मत चली जाना। वैसे भी निशांत तुम्हें लेने आ रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। उसका मैसेज पढ़कर निधि को बहुत ज़्यादा रोना आ गया। उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया, क्या भाई मुझे लेने आ रहे हैं, इसलिए आप मुझसे नाराज होकर यूरोप चले गए हैं। निधि ने मैसेज तो भेज दिया था, पर अफसोस वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये देखकर निधि ने आहान को कॉल किया, पर आहान का फ़ोन अब तक स्विच ऑफ हो गया था। जिसे देख निधि अब सच में रोने लगी थी। उसने खुद से कहा, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सड़ू पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया है। क्या वो मुझ पर गुस्सा हो रहा है। भाई लेने आ रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने मुझे रोक क्यों नहीं। अगर वह रोकते तो क्या मैं रुक नहीं जाती। निधि अपने उलझनों में उलझी हुई थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर निधि ने जाकर हल्का सा कमरे का दरवाजा ओपन किया। बाहर शांति काकी खड़ी थी। शांति काकी को देख निधि ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, पर शांति काकी ने मना करते हुए कहा, नहीं छोटी मैडम, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं बस आपको ये बताने आई थी कि नीचे मेहमान आने वाले हैं, तो बड़ी मैडम ने आपको नीचे बुलाया है। शांति काकी की बात सुनकर निधि ने अपना सर हिला दिया और बोली, जी काकी आप चलिए, मैं अभी आए। निधि की बात सुनकर शांति काकी वहां से चली गई। निधि भी अपने आंसू को साफ करके बाथरूम में चली गई। वह रेडी हुई और अपने कुछ कपड़े बैग में रखकर अपने बैग को बेड पर रख दिया और फिर नीचे चली गई। नीचे सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। परी भी इस वक्त हॉल में थी। उसका आखिरी महीना चल रहा था और अब कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी, इसलिए आदित्य उसे रोज सुबह थोड़ी देर गार्डन में घूमने के लिए ले जाता था। वह लोग बस अभी अभी आकर बैठे हुए थे। निधि को आता देख सब लोग खामोशी से उसे देखने लगे। कल जो हुआ था वह बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन आज जो हुआ वह निधि के लिए भी आसान नहीं था। अचानक आहान का यूरोप चले जाना किसी को भी समझ नहीं आया था। नैना जी ने निधि को देखा और कहा, क्या तुम्हारी आहान से बात हुई। निधि उनके पास बैठ गई और उनके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, माँ बस अभी अभी उन्होंने मैसेज किया था। इसका मतलब वो तुम्हें बिना बताए चला गया था। निधि की बात सुनकर नैना जी थोड़ी परेशान हो गई थी। उनकी बात सुनकर निधि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल और दिमाग में अब भी आहान की बातें घूम रही थी।
उसे ऐसे खामोश देख नैना जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे और अहान के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? निधि ने नैना जी को देखा और कहा, पता नहीं माँ, सब ठीक है भी या नहीं। कभी कभी वह मुझसे इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं कि उसका कोई हिसाब भी नहीं है, और कभी कभी वह मुझसे ऐसी बात करते हैं जिसे पता नहीं मैं उनके लिए कोई मायने भी रखती हो या नहीं। उसकी बात सुनकर नैना जी जल्दी से बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है ना, खुद का गुस्सा तुम पर निकाल देता है, इसलिए तुम बुरा मत मानना। माना वह गुस्सा करता है लेकिन तुमसे प्यार भी तो करता है। एक पति अपने पत्नी के सिवा किसी और के साथ तो अपने दिल के बात शेयर नहीं कर पाता ना बच्चे, इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है। नैना जी की बात सुनकर निधि बोली, पता है माँ, पर मुझे उनका गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से गाड़ियां रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर नैना जी ने शांति काकी को देखा। शांति काकी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर से अमित जी, आरती जी, नियति और ईशा घर के अंदर आ रहे थे, जिसे देख शांति काकी ने जाकर नैना जी से कहा, अंश बाबा के माँ पापा आए हैं। उसकी बात सुनकर नैना जी जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और शांति काकी से बोली, जाओ जाकर कुछ खाने पीने के लिए लेकर आना। तभी अमित जी और सब घर के अंदर आ गए। ईशा को देख निधि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे देख ईशा समझ गई कि निधि अब उसे छोड़ने नहीं वाली। ईशा ने जल्दी से नियति का हाथ पकड़ा और उसे इग्नोर करते हुए परी के पास चली गई, जिसे देख निधि की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई। उसने घुरकर ईशा को देखा और खुद से बोली, ईशा की बच्ची मुझसे भाग रही है, तुम मिलो मुझे अकेले, फिर तुम्हें बताती हूँ तुम्हें। सब लोग आकर हॉल में बैठ गए। नियति भी उनके पास ही बैठी हुई थी कि तभी फिर से गार्डन में एक और गाड़ी आकर रुक गई। उसमें से निशांत बाहर निकाला और तेज कदम लेकर मैंशन के अंदर आ गया। जब वह हॉल में आया तो उसके कदम नियति को देख रुक गए। दूसरी तरफ कई घंटे के ट्रैवलिंग के बाद अहान यूरोप के एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उसने अपने चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था। उसके कंधे पर एक बैग थी और वह तेज कदम लेकर वहां से आगे बढ़ रहा था। वह एयरपोर्ट के बाहर आया, वैसे ही उसके सामने एक कार आकर रुक गई, जिसे देख अहान जल्दी से उस कार में बैठ गया। उसके बैठते ही वह कार वहां से तेजी से चली गई। अहान कार में बैठा अपने फ़ोन को देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर था। कुछ एक घंटे बाद वह कार एक घर के सामने रुक गई, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था और नहीं ज़्यादा छोटा, लेकिन वह घर काफ़ी पुराने टाइप का था। अहान कार से उतरा और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ते हुए उस घर के दरवाजे के तरफ चला गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला अहान की आंखें एकदम गहरी हो गई। क्यों आया है अहान यूरोप? क्या सच में अहान नाराज है निधि से? जानने के लिए बने रहे हमारे कहानी के। अहान के सामने एक बूढ़े व्यक्तित्व वाला इंसान खड़ा था, जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थी और वह हल्का सा झुका हुआ था, जिससे उसके उम्र का पता चल रहा था कि वह इंसान 70 के ऊपर के एज का होगा। उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जैसे कि उन्हें किसी ने मारा हो, जिसे देख अहान की आंखें एकदम गहरी हो गई। उसने गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा, यह आपके सर पर चोट कैसे लगी? उस बूढ़े आदमी ने अहान को देखा और अंदर की तरफ जाते हुए बोला, तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा था कि अब तो तुम मेरे मरने के बाद ही यहाँ आओगे। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अहान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने अपनी सख्त आवाज में उस बूढ़े इंसान से कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे मिलने मरने के बाद ही आऊँगा? अहान की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी बोला, सच तो कह रहा हूँ, आज तुम 5 साल बाद यहाँ आ रहे हो, तो क्यों ना मुझे लगेगा कि तुम मरने के बाद ही आओगे। ठीक है चलो, अब आए हो तो बैठो, बताओ यहाँ आना कैसा रहा? अहान ने उनकी बात सुनी और बोला, आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आया हूँ। फ़ोन पर बात हो सकती थी लेकिन मैं आपसे मिलकर ही यह बात बताना चाहता था। उसकी बात सुनकर वह बूढ़े दादाजी बोले, ठीक है बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। दादाजी को उठता देख अहान बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप बस यहाँ बैठे, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बूढ़े दादाजी ने अपना सर हिलाया और अपने खटिया पर बैठ गए, जिसे देख अहान भी उनके पास बैठ गया। अहान ने उन्हें देखा और बोला, मेरा साला वह हमारे राज तक पहुँचाना चाहता है। मैंने तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता वह चुप बैठेगा। आहान की बात सुनकर बूढ़े दादाजी बोले, तो तुमने क्या सोचा है? आहान उनकी बात सुनकर बोला, सोचा तो अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो चाहता है तो अपनी खुशी से सब कुछ कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूं। आहान की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन तुम अपनी बीवी को बताकर खुद के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करोगे? आहान ने अपनी गर्दन में हिलाते हुए कहा, उसका जानना जरूरी है। वो उम्र में छोटी है लेकिन उसका हक है ये सब कुछ जानने का। अगर उसे किसी और से पता चला तो शायद हम दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है, जो मैं नहीं होने से सकता। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन क्या भरोसा कि वो किसी और को नहीं बताएगी? आहान उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वह किसी को नहीं बताएगी, ये तो मुझे पता है, लेकिन क्या वह सच को सुन पाएगी? आहान की बात सुनकर बूढ़ा आदमी भी सोच में पड़ गया था। उसने आहान के चेहरे के भाव देखे और बोले, तो तुम क्या चाहते हो? आहान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं आप मुझे उसे व्यक्ति का पता बताएं, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आहान की बात सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नाम तो बता दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि फिर वह शांत नहीं बैठेगा। ना ही जो तुम कर रही हो तुम्हें सबके सामने करना होगा, और इस बीच तुम्हारी जान भी जा सकती है, या फिर तुम्हारे फैमिली को भी कुछ हो सकता है। आहान ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से बोला, पता है, इसी कारण तो अब तक शांत बैठा था, लेकिन कब तक शांत बैठूंगा? पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं रहना है मुझे, अब जो होगा देखा जाएगा। बूढ़े दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि फिर से एक बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर आहान ने बूढ़े आदमी को देखा। तो बूढ़े आदमी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, इस समय पर कौन आ सकता है? आहान ने कहा, आप बैठे रहे, मैं देखता हूं। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठ गया और जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खुला उसके सामने अंश और रोनित थे, जिसे देखकर आहान की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और वह गुस्से से उन दोनों को घूरने लगा। दूसरी तरफ निशांत ने गाड़ी मल्होत्रा मैंशन के बाहर रोक दी और मल्होत्रा मैंशन के अंदर जाने लगा। वह जब अंदर आ रहा था तभी उसे एक गार्ड ने रोक दिया और उसे देखते हुए बोला, जी सर, आप कौन और आपका कौन चाहिए? निशांत ने उस गार्ड को घूर कर देखा और कहा, मैं निधि से मिलने आया हूं। उस गार्ड ने निशांत को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, निधि मैडम से आपको क्या काम है? उसकी बात सुनकर निशांत बोला, मैं उसका भाई, उसे लेने आया हूं। उसकी बात सुनकर गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया, जिसे देख निशांत खुद से बोला, क्या इस आदमी ने बताया नहीं था? मैं निधि को लेने आने वाला हूं। जाने दो उस, और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसे छोड़ो, एक बार मेरी बहन मेरे पास आ जाए वही मेरे लिए काफ़ी है। निशांत खुद से बातें करते हुए मल्होत्रा मैंशन के अंदर आ गया। जब वह अंदर आया तो उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए, क्योंकि सामने सोफे पर नियति बैठी हुई थी और परी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। उसे ऐसे देख निशांत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नियति जो हंस रही थी, जब उसका ध्यान निशांत पर गया तो वो एकदम से चुप हो गई, जिसे देख निशांत का चेहरा हल्का मुरझा गया। निधि ने जब निशांत को देखा तो वह जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और भागते हुए निशांत के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, कैसे हैं भाई आप, इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा आप देरी से आएंगे। उसकी बात सुनकर निशांत उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, मेरे प्यारी सी गुड़िया को लेने के लिए मैं देर से कैसे आ सकता हूँ? उसकी बात सुनकर निधि ने अपने दांत चमका दिए। उसने निशांत के पीछे देखा पर वहां पर कोई नहीं था, जिसे देख निशांत बोला, किसे ढूंढ रही हो? निधि ने उसे देखते हुए कहा, ओजस भाई नहीं है आपके साथ? निशांत ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, उसकी ड्यूटी थी ना, इसलिए वह चला गया, मैं अकेला आ गया। आइए मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। निधि ने निशांत का हाथ पकड़ा और सबके पास लेकर चले गए। उसने नैना जी को देखते हुए कहा, माँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। इतना कहकर उसने एक एक को निशांत की पहचान बताई। नैना जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा, आओ नाश्ता करके चले जाना। निशांत ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोला, नहीं आंटी, मुझे जरूरी काम है और फिर निधि से भी ढेर सारी बातें करनी ही हो, इसलिए अब मैं निधि को लेकर जा रहा हूँ। निधि ने ईशा को देखा और कहा, तू भी चलेगी मेरे साथ?
ईशा ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, पढ़ाई करनी है। एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। निधि ने सबको बाय कहा और फिर परी के पेट पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बाय मेरे क्यूटी पाई, मैं जल्दी तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अभी पाई करनी है, वरना तुम्हारे सड़ू छोटे पापा फिर से अपनी नाक गुब्बारे की तरह फुला लेंगे। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इतना कहकर निधि निशांत के साथ जाने लगी। नियति जाते हुए निशांत को देख रही थी, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वही निशांत ने उसे डी के नज़र देखा और फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद निशांत ईशा और निधि को लेकर ओजस के घर आ गया था। जब निशांत निधि को लेकर घर आया तो उसके घर पर पहले से ही लक्ष्य आया हुआ था, जिसे देख निशांत ने उसे देखते हुए कहा, कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? लक्ष्य ने उसे देखा और कहा, इतना बड़ा झटका देकर पूछते हो ठीक तो हो? उसकी बात सुनकर निशांत ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, झटका तो तुझे अब मिलने वाला है, जो मैं तुझे देने वाला हूं। उसकी बात सुनकर लक्ष्य बोला, अब क्या झटका देने वाला है तू? निशांत ने उसे देखा और कहा, उस दिन वहां पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़कियां थी, और वह कौन थी यह भी मुझे पता चल गया है। बस इतना ही नहीं, उन दोनों की केस फाइल की थी, वो एक दिन में बंद कर दी गई थी। उसकी बात सुनकर लक्ष्य हैरानी से बोला, लेकिन हमने तो कोई केस नहीं की थी, फिर केस ओपन होकर बंद कैसे हुई? निशांत ने उसे देखा और कहा, बहुत बड़ा झोलमाल हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वही सब चीज़ों के बारे में पता लगा रहा हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए थी, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अब तो आधी उम्मीद तो निधि से ही है, क्योंकि वही है जो मुझे उन दो लड़कियों के पास पहुँचा सकती हैं। उसकी बात सुनकर लक्ष्य हैरानी ने से बोला, लेकिन निधि कैसे हमें वहां पहुंचा सकती हैं? निशांत ने उसे देखा और कहा, तुम भूल रहे हो, निधि किसकी वाइफ है? उसकी बात सुनकर लक्ष्य ने अपने सर पर हाथ रखा और बोला, इतनी सालों बाद ये बात सामने आई है, वह भी ऐसे, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। निशांत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वह निधि के पास जाकर बैठ गया। वही सार्थक अपने घर पर जब आया तो उसने देखा वहां पर मलिष्का कहीं भी नहीं थी, जिसे देख उसने अपने गार्ड से पूछा, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर सार्थक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने मलिष्का के कमरे में जाकर देखा, तो उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था। उसकी अलमारी भी खुली हुई थी, जिसे देख सार्थक जल्दी से अलमारी के पास गया और उसने उस अलमारी को चेक किया। वह पर मलिष्का के कुछ कपड़े और उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे, वहां पर बस एक लेटर रखा हुआ था। सार्थक ने उस लेटर को उठाया और पढ़ने लगा, तो उसने लिखा था, मैं यहाँ से जा रही हूँ बहुत ज्यादा दूर। सार्थक ने हैरानी से उस लेटर को देखा और खुद से बोला, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई, मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वह तेज कदम लेकर कमरे से बाहर आया और फरजत के पास चला गया। जब वह फरजत खान के कमरे में आया, तब उसे फरजत खान किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुनाई दिया, जिसे सुनकर सार्थक की आंखें हैरान से बड़ी बड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। उसने तेजी से दरवाजे पर लात मारी और अंदर जाकर फरजत खान की कॉलर पकड़ ली। क्या फरजत खान जुड़ा है इन सब से? ऐसी कौन सी बात है जो अहान निधि को बताना चाहता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी को। निशांत ने बताया निधि को सच। अहान को अपने आप को गुस्से से देखता पाकर रोनित जल्दी से अंश के पीछे छुप गया, जिसे देख अंश ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर अहान के सामने खड़ा कर दिया। अहान ने उन दोनों को भी गुस्से से देखते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अंश ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा, तुम्हारे पीछे थोड़े आए हैं, हमें तो सर ने बुलाया था, इसलिए हम आए हैं। अहान ने उसे एक डेविल लुक दिया और फिर घर के अंदर चला गया। वो जाकर फिर से खटिया पर बैठ गया। उस बूढ़े आदमी ने जब अंश और रोनित को देखा तो अपना सर हिलाते हुए कहा, तभी मैं सोचूं अभी तक तुम्हारे दो पूछ क्यों आए नहीं, देखा मैंने सोचा और वह हाजिर हो गए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अंश और रोनित मुस्कुराते हुए बोले, आपने सही कहा सर, अब क्या करें, हमने इतनी टाइट पकड़ रखी है कि हमने की छुट्टी ही नहीं है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, वैसे पता चला तुमने शादी कर ली, अच्छी बात है। अब अपनी अपनी बातें बीवी को अपना अपना सच बता दो और कितना छुपा के रखना है। अहान ने उन तीनों की बात बीच में काटते हुए कहा, सर अब आप ये सब छोड़िए, मुझे उन दिनों का नाम बताइए। बूढ़े आदमी ने अहान को देखा और कहा, मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें भी उन लोगों के नाम अच्छे से पता है,
लेकिन तुम फिर भी मुझसे पूछ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक तो पहले है फरजत खान, वो बूढ़ा आदमी, और आगे नाम लेता कि अहान बोला। दूसरा है गजेंद्र तिवारी, मतलब वही आदिल। तीसरा है विलास शेट्टी। जैसे ही अहान ने विलास शेट्टी का नाम लिया, अहान का चेहरा गुस्से से भर गया। इस वक्त उसके रगों में जैसे खून नहीं गुस्सा है दौड़ रहा हो। उसका पूरा शरीर लाल पड़ गया था और वह गुस्से से कांप रहा था। उसे ऐसे देख अंश और रोनित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब चुप बैठने की नहीं, एक्शन मोड में आने की जरूरत है। इसलिए अपने गुस्से को बचा के रखो, हम भी तो तुम्हारे साथ है, इसलिए तो यहाँ आए हैं। अब होगा सभी लोगों से सामना। सभी ने अपना सर हिलाया। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है फिर चलो अब मेरे साथ। इतना कहकर वो अहान, अंश और रोनित को लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ सार्थक का घर। सार्थक ने जैसे ही फरजत खान की आवाज सुनी, वह गुस्से से भर गया। उसने अपने कदम तेज किए और जल्दी से जाकर फरजत खान की कॉलर पकड़ ली। उसने गुस्से से फरजत खान को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? नमक हराम, तूने मेरे घर पर रहकर मेरा नमक खाया और ऊपर से इतना बड़ा सच मुझसे छुपा दिया। मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। तूने क्या किया? तूने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें आज मैं सच में मार डालूंगा। सार्थक बहुत ज्यादा गुस्से में था और बस अपने पैरों से फरजत खान के सीने पर मारे जा रहा था। तभी वहां पर कई सारे बॉडीगार्ड आए, जिन्होंने ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहन हुआ था। उन्होंने जल्दी से सार्थक को पकड़ लिया और फरजत खान को भी। सार्थक गुस्से से उनसे छूटने का प्रयास करते हुए बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने जो हरकत की है ना, वह कोई दुश्मन भी ना अपने दुश्मन के साथ करें, लेकिन तूने तो सच में हद पार कर दी। सार्थक के मारने से फरजत खान के मुंह से और नाक खून निकल रहा था। उसने अपने हाथ को झटक दिया और अपने मुंह पर आए और नाक से बह रहे खून को अपने हाथ से साफ करते हुए कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया सार्थक। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जिस सच्चाई को मैंने इतने सालों तक छुपा के रखा, वह तेरे सामने आई है। सार्थक ने उसे गुस्से से उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने मेरी बहन का रेप किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ निशांत निधि के पास बैठा हुआ था। उसने निशांत को देखते हुए कहा, भाई आपको मुझसे कुछ बात कह रहे थे, फिर बीच में रुक गए, बताइए क्या हुआ? निशांत ने एक नज़र लक्ष्य को देखा और निधि से बोला, निधि मुझे तुमसे और भी कुछ जानकारी हासिल करनी है, क्या तुम मुझे बताओगी? उसे दिन ठीक से बात नहीं हो पाई थी। निधि ने अपना सर हिलाया और बोली, जी भाई आप कहिए, आपको क्या जानना है, मैं आपको बता दूंगी। वैसे भी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जो मुझे कल ही पता चली है। उसकी बात सुनकर निशांत बोला, ठीक है पहले तुम बताओ तुम क्या कहने वाली हो? निधि ने अपना सर हिलाया और एक गहरी सांस ली और निशांत को मल्होत्रा मैंशन में जितना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, वह हर एक बात उसने निशांत को बता दी। जब निशांत ने निधि के बात सुनी तो उसका सर एकदम से घूम गया। शौक के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने निधि को देखते हुए कहा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है गुड़िया? ये हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर निधि हैरानी से बोली, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माना कि सड़ू झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी फैमिली, मुझे तो ये बात दादाजी ने कही है, वह सब लोग क्यों मुझसे झूठ बोलेंगे भाई? उसकी बात सुनकर निशांत चुप रह गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए निधि की तरफ देखा और उसने निधि को देखते हुए कहा, फिर तो उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि उस दिन रात को हुआ क्या था? निधि ने निशांत को देखकर अपने गर्दन नामे हिलाई और कहा, नहीं भाई, सरू की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और सुबह जब उठी तो वह यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। पर जैसे ही यहाँ पर आएंगे ना, मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। पर भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? निशांत ने गहरी सांस ली और फिर लक्ष्य को देखा तो लक्ष्य बोला, अब क्या ही छुपाना, बताओ उसे जो भी सच है। निशांत ने निधि को देखा और बोला, निधि जब हम लोग यहाँ से चले गए थे तो हमारी मदद लक्ष्य के पापा ने की थी, तब से हम उनके घर पर रहते थे। लक्ष्य की एक दोस्त थी जो उनके घर के पास ही रहती थी, वह बहुत अच्छी थी, मानसी नाम था उसका। वहाँ पर रहने के कारण मेरी भी उसके बहुत ज़्यादा बनने लगी थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इतना कहकर उसने लक्ष्य की तरफ देखा तो आगे की बात लक्ष्य बोला,
हाँ, पर पता नहीं मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मुझे समझ आ रहा था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, और यह बात मैंने निशांत को भी कही थी। जिसके बाद उसने हम दोनों को मिलवाने का प्लान बना लिया था, लेकिन मैं उससे कुछ बात करता या फिर निशांत कुछ करता, इससे पहले ही उसने हमसे आकर कहा कि वह इंडिया जा रही है। उनके घर में किसी की शादी थी जो यहाँ देहरादून होने वाली थी। जब निशांत को ये बात पता चली तो उसका चेहरा मुरझा गया था। उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश वो वहाँ पर आ नहीं सका। हम लोग फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन ज़्यादा बात होती नहीं थी। फिर अचानक से हमें पता चला कि मानसी का रेप हो गया। इतना क्षकर लक्ष्य चुप हो गया है, जिसे देख निशांत आगे बोला, उस दिन हमारे पैरों की नीचे से जमीन खींच गई। पता है उस दिन हमने वहां पर किस देखा था? उसकी बात सुनकर निधि बोली, आप लोग तो वहां पर नहीं थे ना, फिर आपने उन्हें कैसे देखा? उसकी बात सुनकर निशांत बोला, हाँ यह सही कहा तुमने, हम लोग वहां पर नहीं थे, लेकिन हम यहाँ आए थे। तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था, तो मैंने और लक्ष्य ने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ पर आकर उसे सरप्राइज़ देंगे और फिर लक्ष्य भी उसे यहीं पर प्रपोज करेगा। इतना सोचकर हम लोग यहाँ पर आने के लिए निकल गए थे। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तब हमें पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, और हम लोग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए थे। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तब हमें पता चला कि मानसी का रेप हुआ है और वो मर चुकी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उसे इंसान के बारे में पता लगाना चाहते थे कि वह कौन है, इसलिए हमने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। 2 सालों बाद हमें वहाँ की फुटेज मिली, वह भी बहुत मुश्किल से और आधी ही, जिसमें हमें एक इंसान का चेहरा दिखा जो 3 लड़कियों के बीच खड़ा था और कोई और नहीं आहान था। निशांत की बात सुनकर निधि के पैरों तले जमीन गई, सरक गई। वो झट से अपनी जगह से खड़ी हो गई और निशांत को देखने लगी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था निशांत ने उसे जो भी कहा था वह सच है। निधि को अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि निशांत क्यों आहान से चिढ़ता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह निशांत पर चिल्लाते हुए बोली, भाई आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हो? आप ऐसे कैसे उन पर इल्ज़ाम लगा सकते हो? वह ऐसे नहीं है। आपने उनकी साइड भी नहीं सुनी और सीधा उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या वह वहाँ पर खड़े थे, इसका मतलब वह सब उन्होंने किया? निधि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसे ऐसे देख निशांत बोला, निधि मेरी बात तो सुन ले पहले, शांत हो जा। वहाँ पर उस दिन कोई नहीं था सिवाय आहान के। तो तुम ही सोचो, अगर वहाँ पर कोई नहीं था तो उन तीनों का रेप हुआ कैसे? अब हैरान होने के बारी निधि की थी। 3 लोग, उसने हैरानी से निशांत को देखते हुए पूछा, जिसे सुनकर निशांत ने अपने गर्दन को हिलाते हुए कहा, हाँ 3 लोग, और पता है वह कौन थे? उसकी बात बिच ने काट कर निधि बोली, भाई वहां पर उस दिन आहान के साथ अंश भाई और रोनित भाई भी थे। निशांत ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं वहां पर सिर्फ निवेदिता जो तुमने कहा आहान की बुआ, दूसरी थी मानसी और तीसरी थी सार्थक की बहन। अब आहान का राज सबके सामने आने वाला है। 2 दिन के अंदर उस राज से पर्दा हटेगा, बहुत कुछ सामने आएगा और सबको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। परी का लेबर पेन, निधि की घबराहट। निधि ने निशांत को देखा और कहा, लेकिन ये सब सरू नहीं कर सकता, वह खुद की बुआ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी बात सुनकर निशांत बोला, गुड़िया तू खुद सोचना, वह उसकी सगी बुआ नहीं थी और वह बचपन से उसके साथ था, तो सोच क्यों नहीं एक लड़के के दिमाग में सब आएगा? निशांत के हर एक बात पर निधि को गुस्सा आ रहा था। उसने निशांत को उंगली दिखाई और गुस्से से बोली, बस भाई, अब आप हद पार कर रहे हैं। अगर ये सब मेरे सरू ने किया होगा तो मैं खुद उन्हें उनके किए की सजा दूंगी, लेकिन अगर ये सब उन्होंने नहीं किया होगा तो आप सोच लीजिए आपका और मेरा रिश्ता यहीं खत्म, क्योंकि मैं अपने पति पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं सहन कर सकती। मैंने उन्हें जितना जाना है उससे मैं बस यही कहूँगी, वो ऐसे नहीं है। अगर होते तो आज तक उन्होंने काफ़ी लड़कियों के साथ सब कुछ किया होता, मैं वो पहली लड़की नहीं होती। इतना कहकर निधि भागती हुई अपने कमरे में चली गई। वो आकार बेड पर पेट के बल लेट गई और रोते हुए आहान को फ़ोन करने लगी, लेकिन आहान उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसे देख निधि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बार बार आहान को फ़ोन किया, लेकिन आहान ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसे अपने पीछे से ईशा की आवाज़ आई, रुको मैं अंश को फ़ोन करती हूँ। निधि ने ईशा की बात सुनी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बात सुनने के बाद भी वह आहान को फोन करती रही।
ईशा उसे ऐसे देख बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने अंश को फोन किया तो दूसरी तरफ से अंश ने फोन उठा लिया, जिसे देख ईशा जल्दी से बोली, अगर आप अहान भाई के पास हो तो प्लीज आप उन्हें अपना फोन दीजिए। उसकी बात सुनकर अंश कुछ पूछना चाहता था, इससे पहले ही ईशा बोली, प्लीज आप अभी कोई सवाल मत करें। अंश ने जल्दी से अपना फोन अहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात कर, तेरे लिए फोन है। उसकी बात सुनकर अहान ने उसके हाथ से पगोने लिया और कान पर लगा दिया, तो दूसरी तरफ से ईशा बोली, जीजू प्लीज सिर्फ 2 मिनट। इतना कहकर उसने फोन स्पीकर पर डाला और निधि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फोन। निधि ने गुस्से से ईशा को देखकर कहा, मुझे नहीं उनसे बात करनी। अगर वह तुम्हारा फोन उठा सकते हैं तो मेरा भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, बस बहुत हो गया। उनसे कह दो मैं जा रही हूँ सब छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास। अहन ने निधि की बात सुनी और अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर निधि गुस्से से बोली, हाँ आप क्यों मुझे रोकेंगे, मैं होती कौन हूं ना जो आप मुझे रोकेंगे। उसकी बात सुनकर अहान बोला, गुस्सा क्यों कर रही हो, फोन साइलेंट पर है इसलिए पता नहीं चला, बताओ तुम क्यों फोन कर रही थी। निधि ने गुस्से से फोन को देखा और फिर बोली, सॉरी कोबरा कहीं का, कालिया नाग, मैंने जो भाई के मुंह से सुना क्या वह सच था। निधि की बात सुनकर अहान ने अपनी आंखें बंद कर दी। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। तभी निधि के कान में गोली चलने की आवाज आई, फिर वहां से अंश और रोनित की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर निधि के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। दूसरी तरफ अहान निधि से फोन पर बातें कर रहा था। जब उसने निधि की बात सुनी उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि निशांत ने उसे क्या कहा है। वह इसी सोच में गुम था कि तभी गोली चलने की आवाज आई, जो अहान के पास से होकर गुजर गई, जिसे देख अंश और रोनित की चीख निकल गई। अहान ने जल्दी से फोन को कट किया और साइड हो गया। अंश और रोनित जल्दी से उसके पास चले गए। अहान ने हैरान होकर सामने देखा, जहां पर बूढ़ा आदमी अपने हाथ में बंदूक लेकर खड़ा था और अहान को देख रहा था। अहान ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ सर। वह बूढ़ा आदमी अहान की बात सुनकर बोला, देख रहा था तुम्हारा ध्यान कितना फोन पर था और कितना अपने आसपास। उनकी बात सुनकर अहान मुस्कुरा दिया और गुरूर से बोला, आपसे ही ट्रेनिंग ली है, यूं ही लोग मुझे किंग कोबरा के नाम से नहीं जानते। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा। अहान ने अंश को उसका फोन दे दिया और बूढ़े आदमी की तरह चला गया। वह बूढ़ा आदमी उन तीनों को लेकर वहां से आगे चला गया। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद वह लोग एक जगह पर आकर रुक गए, जहां बड़ा सा कंपाउंड बना हुआ था और उसके अंदर बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंपस था। उस कैंपस को देख अंश, रोनित और अहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से उस कैंपस के अंदर चले गए, जिसे देख उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस कैंपस के अंदर बहुत सारे लड़के थे जो कुछ कम उम्र के थे तो कुछ ज़्यादा की उम्र के। उन्हें आर्मी फोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अंश रोनित और अहान को देखते हुए बोला, आज कितने सालों बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना। सच कह रहा हूँ, जो दिन हमने यहाँ पर गुजरे हैं ना, वो मैं अब भी याद करता हूँ। अहान ने उस कैंपस को देखा और कहा, आज मेरे अंदर और ज़्यादा जुनून भर गया है। जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था उस वजह का अब हिसाब लेना है। तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी आकर बोला, हाँ तभी तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ, ताकि तुम्हें फिर से वह सब कुछ याद आए और तुम जिस काम के लिए यहाँ पर थे उसको अंजाम दो। मेरे शेर हो जा तैयार और लग जा अपने काम पर। आज तक सबसे छुपाते हुए अपने काम को अंजाम दे रहा था, अब सबके सामने दे। तभी रोनित का फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो उसे गार्ड का फोन आ रहा था, जिसे देख रोनित ने जल्दी से फोन उठा लिया। तो दूसरी तरफ से गार्ड की आवाज आई, फरजत खान को पकड़ लिया गया है। सार्थक को उसका सच पता चल गया है और वो उसे मार डालना चाहता है। हमने उन दोनों को रोक रखा है। अगर बॉस आपके पास है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो। उनका फोन लग तो रहा है लेकिन वह उठा नहीं रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर रोनित ने जल्दी से अहान को देखा और डेविल मुस्कान लिए बोला, बॉस मछली जाल में फंस गई है। रोनित की बात सुनकर अहान के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई और वह बहुत खतरनाक तरीके से बोला, अब आएगा असली मजा। उस बूढ़े आदमी ने अहान को देखा और कहा, अब तुम यहाँ पर मत रुको, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं इन सब का असर तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे बीवी पर ना पड़ जाए।
आहान ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, हम निकलते हैं, बाद में आऊँगा यहाँ पर। उसे बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाया और कहा, मेरे मरने से पहले आ जाना। उनका इस तरह से कहना आहान को अच्छा नहीं लगा। उसने घूरकर उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, अगर आपको ऐसा कहना है तो हम आएंगे नहीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, भूल जाओ अब और जल्दी जाने की तैयारी करो, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। अंश, रोनित और आहान ने उनके पैर छुए और उनको सैल्यूट करके वहां से निकल गए। अंश रोनित को देखते हुए बोला, पता है तुम्हारी बात सुनकर मैं कितना डर गया था, मुझे लगा पता नहीं तुम क्या करने आए थे यहाँ पर। आहान उसकी बात सुनकर बोला, इसलिए मैंने तुम दोनों को बताया नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ उनसे मिलने आया था। उसकी बात सुनकर अंश और रोनित का मुंह बन गया। देहरादून। इधर निधि का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने ईशा को देखते हुए कहा, तुम जल्दी से उन्हें फ़ोन करो। ईशा ने भी फ़ोन पर चलाई गई गोली की आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था। उसने जल्दी से अंश को फ़ोन किया, लेकिन इस बार अंश का फ़ोन लग नहीं रहा था, जिससे वो दोनों भी परेशान हो गए थे। निधि रोते हुए कमरे से बाहर आई और भागते हुए दरवाजे से बाहर जाने लगी। उसे ऐसे देख निशांत और लक्ष्य एकदम से हैरान रह गए। निशांत ने जल्दी से निधि को आवाज़ लगाते हुए कहा, गुड़िया तुम कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है? ईशा भी निधि के पीछे भागते हुए आई और उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, निधि रुक जा, मैं एक बार फिर फ़ोन करती हूँ, देख सब कुछ ठीक होगा, तू कहाँ जा रही है? निशांत ईशा की बात सुनकर जल्दी से उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ ईशा, निधि को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों क्यों भाग रही है? निशांत की बात सुनकर ईशा रोते हुए बोली, भाई पता नहीं वो कहाँ जा रही है। निधि जीजू से फ़ोन पर बात कर रही थी और अचानक उन पर किसी ने गोली चलाई, और अब ये लड़की पागलों की तरह पता नहीं कहाँ भागे जा रही है। ईशा की बात सुनकर निशांत एकदम से हैरान हो गया और वह भी निधि के पीछे भाग गए। निधि पागलों की तरह रास्ते पर भागते हुए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और आहान को फ़ोन करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से आहान का फ़ोन स्विच ऑफ भी बता रहा था। उसने अंश को भी फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद था। निधि ने खुद से रोते हुए कहा, क्या हो गया आपको, कहाँ हो आप, प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। निधि आहान के लिए तड़प रही थी। तभी उसके दिमाग में रोनित का ख्याल आया है और उसने जल्दी से रोनित को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी। 2-3 रिंग के बाद रोनित ने फ़ोन उठा लिया, जिसे देख निधि रोते हुए बोली, कहाँ है वह, क्या हुआ है उन्हें, वो ठीक तो है? निधि की बात सुनकर रोनित हैरान रह गया और आहान को देखने लगा। उसने जल्दी से आहान को फ़ोन दिया और कहा, भाभी रो रही है। आहान ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और निधि से प्यार और हल्के गुस्से में बोला, क्या हुआ स्वीटी पाई, तुम रो क्यों रही हो? आहान की आवाज़ सुनकर निधि को सुकून मिल गया। उसने रोते हुए कहा, आप ठीक तो है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? निधि की आवाज़ में परेशानी साफ साफ झलक रही थी। निधि की बात सुनकर आहान को अब समझ आया कि गोली की आवाज़ से ही निधि परेशान हो गई है। उसने गहरी सांस ली और कहा, स्वीटी पाई, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, मैं सुबह तक घर आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर निधि ने रोते हुए फ़ोन को कट कर दिया। वो आहान से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। वो वही घुटनों के बल बैठ गई, क्योंकि ज़्यादा तेज भागने के कारण उसकी सांसें फूल रही थी और वह आगे भाग नहीं पा रही थी। तभी वहां पर निशांत और ईशा आ गए। मल्होत्रा मैंशन। निधि की जाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए थे। आदित्य भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। परी इस वक्त हॉल में नैना जी के पास बैठी हुई थी। नियति भी वहीं पर थी। आरती जी और नैना जी आपस में बातें कर रही थी। वही नियति परी को बच्चे के बारे में पूछ रही थी। अमित जी भी ऑफिस चले गए थे, क्योंकि अंश नहीं था तो उन्हें ऑफिस जाना ही पड़ा। परी और निधि आपस में बातें कर रही थी। तभी परी के पेट में हल्का सा दर्द शुरू होने लगा, जिससे उसने अपने पेट पर हाथ रख दिया, लेकिन उसका दर्द अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जिससे उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसे ऐसे देख नियति घबरा गई और नैना जी को आवाज लगाते हुए बोली, आंटी भाभी को क्या हो रहा है? नियति की बात सुनकर नैना जी ने परी को देखा। उसे लेबर पर शुरू हो गया था। उसे ऐसे देख नैना जी परेशान हो गई और जल्दी से शांति काकी को देखते हुए बोली, आदि को बुलाओ जल्दी। शांति काकी जल्दी से आदित्य को बुलाने चली गई। कुछ वक्त में आदित्य नीचे आया।
परी को ऐसे देख वो बहुत परेशान हो गया। परी दर्द से चिल्ला रही थी। आदित्य ने जल्दी से जाकर उसे गोद में उठा लिया और भागते हुए बाहर चला गया। उसने जल्दी से परी को गाड़ी में बैठा दिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ परी, सब ठीक है, बस कुछ देर और। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। आदित्य ने परी को लिया और जल्दी से अंदर चला गया। डॉक्टर परी को ऑपरेशन रूम में लेकर चले गए। निधि अभी भी अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। तभी वहां पर निशांत, ईशा और लक्ष्य आ गए। निधि गहरी सांस लेकर अपने उखड़ते सांसों को काबू करने की कोशिश में लगी हुई थी। ईशा ने जल्दी से उसके पास आकर उसके पीठ को सहला दिया। ईशा के छूते ही निधि ने अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखा और कहा, वह ठीक है, आ रहे हैं कल सुबह घर। ईशा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब तो शांत हो जा। उसकी बात सुनकर निधि ने हाँ में सर हिला दिया। निशांत ने उसे देखते हुए हल्के गुस्से में कहा, पागल लड़की, इतनी सी बात के लिए तुम ऐसे पागलों की तरह भागते हुए आई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। निधि ने मुस्कुराकर निशांत को देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा भाई, मैं ठीक हूं। तभी निधि का फोन रिंग होने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा तो उस पर नैना जी का नाम शो हो रहा था, जिसे देख उसने फोन को उठाकर कान पर लगा दिया। तो दूसरी तरफ से नैना जी खुशी और परेशानी के मिले जुले भाव लिए निधि से बोली, परी को लेबर पर स्टॉट हो गया है, हम उसे लेकर अस्पताल में आ गए हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। नैना जी की बात सुनकर निधि के मायूसी एक पल में गायब हो गई और वह जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, माँ मैं अभी आए। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और ईशा से बोली, चल जल्दी हॉस्पिटल, परी भाभी को अस्पताल लेकर गए हैं, हमारा बच्चा आने वाला है। निधि एकदम बच्चों की तरह खुश होते हुए ईशा से बोली, जिसे देख ईशा भी खुश होकर बोली, सच में तू भी ना, चल जल्दी। निशांत ने उसे देखा और कहा, रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर उसने लक्ष्य की तरफ देखा तो लक्ष्य बोला, तुम सब रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। इतना कहकर लक्ष्य वहां से चला गया। कुछ देर में लक्ष्य गाड़ी लेकर आ गया। निधि, निशांत और ईशा तीनों गाड़ी में बैठ गए। फिर वो लोग अस्पताल के निकल गए। निधि ने फिर से आहान को फोन किया, पर उसका फोन नहीं लगा, जिसे देख निधि चिढ़ते हुए बोली, ये किंग कोबरा, इनसे मैं सच में अब बात नहीं करूंगी। निधि का मुंह गुस्से से फूल गया था। ईशा ने उसकी चुपके से तस्वीर ली और आहान को सेंड करके उस पर मैसेज लिखा, जीजू आपकी कोई खैर नहीं, आपकी मैडम गुस्से से फूली हुई है। कुछ ही देर में वह लोग अस्पताल पहुंच गए। निधि भागती हुए नैना जी के पास गई और उनके पास खड़ी होते हुए बोली, कहाँ है बेबी। नैना जी ने उसे देखा और कहा, ऑपरेशन रूम में है, हमारी तरह तुम भी इंतजार करो। उनकी बात सुनकर निधि जल्दी से आदित्य के पास गई, जो परेशानी से वहां पर खड़ा था। अंदर से परी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। निधि ने उसे देखा और बोली, परेशान मत होइए भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य ने अपना सर हिलाया और उसके सर को थपथपाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। निधि मुंह बनाते हुए बोली, मुझे पता है आप कितना ठीक है, जरा आपका चेहरा तो देखिए कैसा हो गया है। उसकी बात सुनकर आदित्य ने अपने चेहरे पर हाथ घुमाया। आदित्य के ऐसा करते ही निधि जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख आदित्य ने निधि को घूर कर देखा और बोला, तुम मेरा मजाक बना रही हो। निधि आगे कुछ कहती कि उन सबके कान में बच्चे की रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर निधि के साथ साथ सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य जल्दी से ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। निधि भी उसके पीछे ही थी और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और एक सिस्टर अपने हाथ में प्यारा सा बच्चा लेकर बाहर आई, जो साफ कपड़ों में लपेटा हुआ था। आदित्य ने आगे बढ़कर सिस्टर के हाथ से बच्चे को लिया, तो सिस्टर बोली, बेबी गर्ल है। उसकी बात सुनकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबसे ज्यादा बड़ी मुस्कान आदित्य के चेहरे पर थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देख सब लोग समझ रहे थे। कुलदीप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, लाओ हमें हमारे पोती को दो और हमारे बेटी को जाकर देखो कैसी है। आदित्य ने धीरे से अपने बच्ची को कुलदीप जी के हाथ में दिया और उसके माथे को चूम लिया और फिर ऑपरेशन रूम के अंदर चला गया। वहीं निधि कुलदीप जी के पास खड़े होकर बच्ची को देखते हुए कहा, पापा कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल भाभी की तरह। कुलदीप जी ने अपना सर हिला दिया, तो सभी लोग आकर कुलदीप जी के पास आकर खड़े हो गए।
दादाजी ने गुस्से से उसे देखा और उसे डांटते हुए कहा, पहले बच्चे को मैं लूंगा। अब मैं पर दादा बन गया हूँ, इसलिए सबसे पहले बच्चे को मेरे पास दो। कुलदीप जी ने बच्चों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लिया और दादाजी से बोले, पापा मैं पहली बार दादा बना हूँ, इसलिए मैं बच्चे को नहीं दूंगा। वो दोनों उस अस्पताल में बच्चों की तरह लड़ रहे थे, जिसे देख निधि बोली, आप दोनों क्या कर रहे हैं? बच्ची को मुझे दो, हम सबको बच्चे को गोद में लेना है। नैना जी भी उसकी साइड आते हुए कहा, हाँ नहीं तो क्या, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम भी दादी बने हैं, देखूं तो मेरी सोन चिड़िया कैसी है। अंदर आदित्य परी के पास आया तो परी हल्की बेहोशी में थी। आदित्य उसके पास गया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? परी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, बोली, मैंने कहा था ना हमें बच्ची ही होगी, हमारी बुआ हमारे पास वापस आ गई। आदित्य ने आंखों में आंसू लिए, उसे देखा और प्यार से कहा, तूने मेरे जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हें मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम ही है। उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजकर मुझ पर न जाने कितना बड़ा एहसान कर दिया है। परी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, सब कुछ ठीक है, बस हम अब खुशियां मनाएंगे। बच्ची के आने से सब लोग खुश थे। यूं ही बच्ची के साथ उनकी रात गुजर गई। अगली सुबह आहान का जेट आकार एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठ गया और अपना फ़ोन देखने लगा। सभी के फ़ोन और मैसेज देख वो सीधा हॉस्पिटल चला गया। जब वो हॉस्पिटल आया तो उसकी नज़र निधि पर चली गई, जो यहाँ से वहाँ फुदक रही थी, जिसे ददक आहान तेज कदम लेकर उसके पास चला गया। निधि का ध्यान जब उस पर गया, वो उसके साइड से निकल गई और दूर जाकर खड़ी हो गई, जिसे देख आहान उसके पास गया और उसे खींचकर साइड के रूम में लेकर चला गया।